अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोड मैप टू सिविल सर्विसेज। आज का हमारा टॉपिक है मार्टिन हाइडेगर। इससे पहले हमने एग्जिस्टेंशियलिज्म में फ्रेडरिक नीशे को पढ़ा था। आज हम मार्टिन हाइडेगर को पढ़ेंगे। लाइफ हिस्ट्री में इसका जो लाइफ स्पैन था वो था 1889 टू 1976 और ये स्टूडेंट था हसरल का। हसरल जो था वो फाउंडर था फिनोमिनोलॉजी का। अब फिनोमिनोलॉजी क्या है? बेसिकली फिनोमिनोलॉजी जो है वो फिलोसफी की ही एक टाइप है और इसमें हमने फोकस रखना होता है चीजों को इस तरह से डिस्क्राइब करना जैसे इंडिविजुअल उसको एक्सपीरियंस करता है। इसमें हम किसी भी तरह की प्री कंसीव्ड आइडियाज को, प्री कंसीव्ड ओपिनियंस को, प्रिजुडाइसिस को निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं और फोकस रखते हैं कि हर इंडिविजुअल उस चीज को खुद से कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हम उस पर फोकस करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। इसमें पहले से पाई जाने वाली जितनी भी राय हैं, ख्यालात हैं, उनको मद्देनजर नहीं रखना होता, वो फिनोमिनोलॉजी होती है। अब जो हाइडेगर था वो इंस्पायर था अपने टीचर से, हस्टल की फिनोमिनोलॉजी से, लेकिन इसने अपना फोकस जो था वो शिफ्ट कर लिया था। हस्टल जो था उसका फोकस था व्हाट डज इट मीन टू नो, ठीक है, लेकिन हाइडेगर ने इसको शिफ्ट कर दिया व्हाट डज इट मीन टू बी। अब हाइडेगर कहता है कि बहुत काम हुआ है आइडियलिज्म के ऊपर, रैशनलिज्म के ऊपर और रियलिज्म के ऊपर, लेकिन किसी ने भी बीइंग के ऊपर उतनी बात नहीं की जितनी बात करनी बनती है। तो इसकी सारी फिलॉसफी जो है वो रिवॉल्व करती है दी बीइंग पे, ठीक है। और इसकी बुक थी बीइंग एंड टाइम, उसमें इसने अपनी ये बीइंग की जो है फिलॉसफी दी थी। अब इसकी जिस्ट ऑफ फिलॉसफी क्या है? वो कहता है इसकी जो मेन फिलॉसफी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है डिजाइन। तो डिजाइन मीन्स द बीइंग देयर, यानी बीइंग इन द वर्ल्ड। तो वो कहता है कि हमने देखना है बीइंग को दुनिया के अंदर, ठीक है, और हमने ऑब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली एनालाइज नहीं करना। हमने देखना है कि वो कैसे कनेक्ट कनेक्ट कर रही है हमारी एवरीडे लाइफ में, वो बीइंग के साथ कैसे ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। ना हमने बीइंग को इंडिविजुअली देखना है और ना ही हमने ऑब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली देखना है, दोनों को एक साथ एनालाइज करना है। और वो कहते हैं कि बीइंग इन द वर्ल्ड है तो हर चीज आपस में कनेक्टेड है। किस तरह से कनेक्टेड है इसको हमने ज्यादा गहराई में जाके देखना है। और उसके बाद वो कहता है कि जो एसेंस होता है किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस का, ह्यूमन की एग्जिस्टेंस का जो एसेंस है वो लाई करता है उसकी एग्जिस्टेंस में। यानी पहले आप एग्जिस्ट करोगे फिर अपना एसेंस दोगे। यानी जितनी भी प्री कंसीव्ड वैल्यूज बना आइडियाज हैं, उसके अलावा सोसाइटी ने नॉर्म्स क्रिएट किए हुए हैं, वैल्यूज बनाई हुई हैं, उसी को आपने फॉलो नहीं करना। आपने अपना एसेंस यहाँ पे खुद बनाना है। जैसे बाकी के एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी यही कहते हैं, जैसे नीशे ने भी यही कहा था कि आपने चैलेंज करना है और अगर आप इसी को फॉलो करोगे तो आप स्लेव मोरालिटी में आ जाओगे। फिर जो चैलेंज करता है वो फिर मास्टर मोरालिटी का फॉलोअर बन जाता है और फिर आगे जाके सुपर मैन बनता है। तो इसी तरह ये भी कहता है कि आपने एसेंस जो है अपना एग्जिस्टेंस को खुद देना है। उसके बाद वो कहता है ह्यूमन बीइंग इज अवर बिकमिंग एंड अवर लिव्ड एवरीडे एग्जिस्टेंस। यानी हम एवरीडे जो काम कर रहे हैं, हमारे सिचुएशंस आती हैं, हम उसमें किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से एक्शंस लेते हैं, कैसे चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, ये हम खुद करेंगे और फिर वो हमारी ह्यूमन बिकमिंग बन जाएगी और फिर वो हमारा एसेंस होगा। और वो कहते हैं ट्रुथ जो होते हैं ना वो फिनोमिना में लाई नहीं करते। यानी ये पहले जो समझा जाता था कि ट्रुथ लाइज इन फिनोमिना, यानी फिनोमिना कोई भी इवेंट है, अनयूजुअल इवेंट जो एक्सपीरियंस करते हैं उसको बोलते हैं फिनोमिना। जैसे आप किसी रेनबो रेनबो को एक्सपीरियंस करना, देखना, तो ये एक खास टाइम पे आती है, बारिश होगी और उसके बाद कुछ जगहों पे रेनबो बनती है। तो इसी तरह वो कहता है कि नहीं, रेन अगर आप जो ट्रुथ्स हैं वो फिनोमिना में लाई नहीं करते बल्कि वो बीइंग इटसेल्फ लाई करते हैं। अब हम इसकी जो है डिजाइन जो है इसकी फिलॉसफी उसको जरा डीपली देखते हैं कि इसमें क्या क्या कहता है, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो बात करता है एग्जिस्टेंस के, इसमें आपने सारे इवेंट्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करके लिखना। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सबसे पहले करेंगे एग्जिस्टेंस पे। कहते हैं एग्जिस्टेंस जो है आपकी, वो आपने यहाँ पे उसका एसेंस जो आपने देना है वो पहले आप यहाँ एग्जिस्ट करोगे और फिर आप उसका एसेंस दोगे, ठीक है, उसका आपका ह्यूमन का एसेंस बनेगा। कहते हैं मैन की जो इंटेंशनल एक्ट्स होते हैं वो ही मैन की एसेंशियल सेल्फ बन जाते हैं।
वो किस मौके पे किस तरह बिहेव करता है, कैसे एक्ट करता है, कैसे चीज़ों को देखता है, वो ही उसकी फिर एग्ज़िस्टेंस बन सकती है। अब वो कहता है कि यहाँ पे भी एग्ज़ाम्पल देते हैं हैमर की। अब वो कहता है चीज़ों में और इंसानों में फ़र्क होता है। जो चीज़ें हैं उनका एसेंस, उनका आइडिया पहले होता है और एग्ज़िस्टेंस बाद में होती है। जैसे अब हमें कील कहीं पे लगानी थी तो हमें उससे ख्याल आया कि हमारे पास कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे हम इसको कहीं भी दीवार पे लगा सकें। तो उससे हैमर बनी, या हमने किसी चीज़ को तोड़ना है, किसी सख्त चीज़ को तोड़ना है, उसके लिए हम हैमर को यूज़ करते हैं। तो इसका आइडिया पहले आया था और ये चीज़ बाद में क्रिएट हुई थी। यानी एसेंस पहले था और एसेंस प्रीसीड एक्जिस्टेंस थी। लेकिन जो ह्यूमन है वो कहता है इसमें डिफरेंस ये है कि इनका एसेंस बाद में होता है और एक्जिस्टेंस पहले आती है। उसके बाद है टेम्पोरैलिटी। अब वो कहता है कि जो टेम्पोरैलिटी है वो है मतलब टाइम रिलेटेड है। हम कुछ एसेंस जो होता है ना ह्यूमन का, वो टाइम रिलेटेड है। अब ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम पे मैंने इस तरह से रिएक्ट किया है तो मैं फ्यूचर में भी वैसे करूँगा या मैंने पास्ट में भी वैसे ही किया है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैंने अब इस चीज़ पे ऐसे रिएक्ट किया है तो नेक्स्ट टाइम भी मैं ऐसे रिएक्ट करूँ। लेकिन ये इसकी कंपल्सरी कंडीशन नहीं है कि मैं हर दफ़ा इस तरह ही रिएक्ट करूँगा। पॉसिबिलिटी इवेंट्स की हो सकती है, लेकिन उसमें चेंजिंग्स भी आती हैं। तो एसेंस जो है वो टेम्परेरी है, टाइम रिलेटेड है। उसके बाद है फैक्टिसिटी। इसमें वो कहता है कि बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि एसेंस को डिफाइन कर रहे होते हैं, डिज़ाइन को डिफाइन कर रहे होते हैं। इन फैक्टर्स में वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कल्चरल, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, वो गरीब घर में, पुअर फैमिली में वो से बिलॉन्ग करता है, तो उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ कम है कि वो आगे जाके एक अच्छा ऑफिसर बन सके। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में वो एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट के तौर पर आगे सामने आता है और उसको स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, कोई उसकी फाइनेंशियल हेल्प कर देता है, तो वो आगे जाके ऑफिसर बन सकता है। तो पॉसिबिलिटी लेकिन उसके लिए ये होगी कि उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज़ को फेस करना पड़ेगा, लेकिन चांसेस हैं कि वो आगे जाके अपने फ्यूचर को चेंज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसके एसेंस को डिफाइन कर रही होती हैं। उसके बाद वो हम आगे करते हैं फ्रीडम पे। और वो फ्रीडम के बारे में कहता है कि जो ह्यूमन है ना उसको थ्रोन कर दिया गया है इस वर्ल्ड में। अब वो यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे बहुत से प्री डिटरमिन्ड जो है ना चीजें हैं। जैसे सोसाइटी ने बनाई हुई है कि आपने ये पहनना है, ऐसे रहना है, लड़कियों ने ऐसे कपड़े पहने हैं, लड़कों ने ऐसे कपड़े पहने हैं। जो जेंडर बेस्ड जो है चीजें बनाई हुई हैं, आप इसकी थ्योरी को जेंडर में भी यूज कर सकते हो। इसी तरह वो कहता है कि और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सोसाइटी ने बता दी है, ठीक है। लेकिन अब फ्रीडम ये होगी कि वो आया है, उसने प्री डिटरमिन चीजों को रीडिटरमिन कर दिया है, ठीक है। अब ये उसकी अपनी आगे इसका लिखा हुआ है रेजोल्यूटनेस, यानी अब वो डिसीजन लेगा। इस इन दोनों को मैं एक साथ मिलके बता देती हूँ। आगे वो खुद यहाँ पे डिसीजन लेगा अपनी फ्रीडम से कि उसने कैसे प्री डिटरमिन चीजों को रीडिटरमिन में करना है, कन्वर्ट। और फिर उसकी डिसीजन की ये रेजोल्यूटनेस होगी कि वो उस पर डटा रहेगा और अब वो चेंज कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई हेट टू लव रिलेशनशिप है, वो पहले एक इंसान है, वो किसी से नफरत करता है, लेकिन फिर उस सिचुएशंस चेंज होती हैं और फैक्टिसिटी चेंज होती है, टेम्पोरलिटी आती है डिजाइन में। तो वो क्या करता है कि वो चाहता है कि अब मैं इस हेट को खत्म करूं और वो लव वाली अफेक्शन फील करना शुरू कर देता है। तो वो उसकी तरफ जाएगा, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि उसमें कितनी रेजोल्यूटनेस है और वो कितना डिटरमिन्ड है अपनी फ्रीडम की चॉइस को लेके। तो उससे फिर नेक्स्ट इसकी आती है कि अंडरस्टैंडिंग की बात आती है। अब वो कहता है कि अंडरस्टैंडिंग बेसिकली क्या है। वो कहते हैं वर्ल्ड में ना बहुत से प्री रिफ्लेक्टिव मूड्स होते हैं, सॉरी। प्री रिफ्लेक्टिव मूड्स वो होते हैं जो हमें पता नहीं है, हम अनकॉन्शियसली उनको फील कर रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से हमारी डेली लाइफ बहुत मैटर करती है। हमें नहीं पता हम अनकॉन्शियसली किसी हमारे अंदर कोई कौन सी फीलिंग आई हुई है और उससे लेके हम अपने डेली लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं उन चीजों को लेके, लेकिन हमें पता नहीं है। वो कहते हैं ना कि आज तो बेसबब उदास है जी। तो यही बेसबब जो उदासी है, जो अननाउन है, ठीक है, वो जो है वो हमें एंग्विश क्रिएट करती है। वो एंग्विश क्रिएट करती है और ये जो एंग्विश होती है ना, ये दी नथिंग की वजह से, यानी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। बेसबब जो चीज है ना, बेसबब जो हमें पता नहीं है, दी नथिंग है, उसकी वजह से हमें
एंग्विश आ रही है। और ये एंग्विश जो है ये आगे आपको लेके चलती है उसकी डेथ की तरफ। ये इंसान में ये जो उसकी प्री रिफ्लेक्टिव मूड्स हैं उसको एंग्विश क्रिएट करते हैं और फिर वो चलता है आगे डेथ की तरफ। अब डेथ क्या है? वो कहता है कि जैसे जैसे इंसान प्रोजेक्ट कर रहा है अपने फ्यूचर में तो अल्टीमेट जो एंड है वो डेथ है, क्योंकि एक दिन उसने मर जाना है। इंसान ने एक दिन मर जाना है, उसका अल्टीमेट जो एंडिंग है, फाइनल पॉसिबिलिटी है, वो है डेथ। उसने पीछे मैंने आपसे बात की है ना पीछे कि वो कहता है कि पॉसिबिलिटीज होती हैं लाइफ में, तो इसी तरह फाइनल पॉसिबिलिटी डेथ है। इसी तरह एक दफा इनसे किसी ने क्वेश्चन किया था इनसे कि हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, हाउ शुड वी बेटर लीड अवर लाइफ। तो इस पे हाइडेगर ने आंसर किया था, वी शुड सिंपली एम टू स्पेंड अवर मोर टाइम इन ग्रेवयार्ड। तो उससे ये देखें कितनी गहरी बात है कि हमें कब्रिस्तानों में अपनी जिंदगी ज्यादा गुजारनी चाहिए ताकि हमें याद रहे कि ये हमारा ठिकाना है, जहाँ पे हमने आना है और ये हमारा अल्टीमेट एंड है। तो इससे वो कहता है कि जब आपको डेथ आप फील कर लो, डेथ को वो दी नथिंग कहता है। ये दी नथिंग है और ये एंग्विशनेस जो है ना क्रिएट करती है ह्यूमन में। कहते हैं जब आप इसके बारे में इसको सीरियसली लेना शुरू कर दोगे, अब ये नहीं, वो कहते हैं ऐसी चीजें आपको ख्याल आती हैं लेकिन हम कम सोचते हैं। कभी रात को अगर आप 3 बजे उठते हो, नींद नहीं आ रही आपको, आपकी आंख खुल गई है तो आप सोचते हो कि हम यहाँ पे हैं, वहां पे क्यों नहीं है। ठीक है, हम इंसान बनाए गए हैं, कोई हम एनिमल भी हो सकते थे। और अगर हम एक स्पेसिफिक जगह पे हैं तो क्यों है, हम कहीं और भी हो सकते हैं, जिंदगी ऐसी है तो वैसी भी हो सकती है। तो वो कहते हैं ऐसे टाइम बहुत कम आते हैं जब हम बीइंग को लेके इतना डीपली सोचते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको मोर ऑफन सोचना शुरू कर दें तो फिर आप में केयर आती है, आप आप जो है वो अवेयरनेस आती है आपके अंदर, और लोगों से आपका जो जेनरोसिटी है वो ज्यादा क्रिएट हो जाती है, आप ज्यादा फील करते हो। इससे कहते हैं कि पता चल हमें फील होता है, हमें अवेयरनेस आती है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। ठीक है, आपकी अल्टीमेट जो गोल है, आपका अल्टीमेट जो एंड है वो डेथ है। एक दिन सब खत्म हो जाना है, सब कुछ, कुछ भी यहाँ पे टाइमलेस नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग जो है वो टेम्परेरी है। तो आप में फिर लोगों के बारे में आप नरमी लेके आओगे, आपकी जो है सेल्फ आपकी बेटरमेंट आएगी, इम्प्रूवमेंट होगी आपके अंदर। और फिर यहाँ पे वो कहता है कि आप सोचोगे कि वाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग। ठीक है, तो आप यानी चीजों को ज्यादा गहराई से देखना शुरू कर दोगे। इससे वो कहता है कि फिर आप क्या होगा कि आप अपने आप को वो जो ग्रांटेड लेते हो ना वो लेना छोड़ दोगे, और आप सोचोगे कि मैं अपनी जिंदगी को लोगों के मुताबिक नहीं गुजारूंगा, मैं इसको अपने अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग गुजारूंगा। मैंने यहाँ से एक दिन चले जाना है, मेरी जिंदगी खत्म हो जानी है, तो मैं ये सारी जो प्री डिटरमाइंड वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, मैं इनको फॉलो क्यों करूं? मैं इनको फॉलो नहीं करना चाहता और मैं अपनी एसेंस को डिफाइन करूंगा। अब आप यहाँ पे नीचे का सुपरमैन डाल सकते हो, जब वो जैसे वो स्लेव मोरालिटी को छोड़ के मास्टर मोरालिटी का फॉलोअर बन जाता है, फिर वो अपने आप को बगैर किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से अपने आप को जान जाता है, तो वो दूसरे इंसानों से सुपीरियर हो जाता है। इसी तरह वो वाली जो अब वो लाइफ गुजारेगा ना, ठीक है, वो वाली लाइफ जो है वो ऑथेंटिसिटी वाली लाइफ है, यानी वो अब खुद अपनी चीजों को डिफाइन करना शुरू कर दिया और उसने सोसाइटी के वैल्यूज और नॉर्म्स पे चलना छोड़ दिया है। उसने अपनी चीजों को खुद डिटरमिन करना शुरू कर दिया, अपने डिसीजन अपनी मर्जी से, अपनी इंटेंशनल फीलिंग से लेना शुरू कर दिया, तो वो ऑथेंटिक लाइफ गुजार रहा है। ठीक है, उसकी जो जिंदगी होगी मास्टर मोरालिटी वाली, सुपरमैन की, उसकी और हाइडेगर की ऑथेंटिसिटी वाली लाइफ, ये दोनों एक है। ठीक है, तो आप इसमें उसका कॉन्सेप्ट भी डाल सकते हो। इसके अलावा आप इकबाल का भी यहाँ पे डाल सकते हो कि इकबाल का जो मर्दे मोमिन है वो जो लाइफ गुजार रहा है वो ऑथेंटिक लाइफ है। ठीक है, और जो दूसरे लोग हैं वो अनऑथेंटिक जो है ना जिंदगी गुजार रहे हैं। अब इसमें लास्ट पॉइंट है ऑथेंटिसिटी का। अब जो वो कहता है ऑथेंटिसिटी में वो फिर दुनिया को, चीजों को एक जो है ना ब्रॉड होराइजन पे देखता है, उसकी पॉसिबिलिटीज का होराइजन जो है ना वो बहुत लार्ज और ब्रॉड हो जाता है। तो वो कुछ भी करने की उसमें लगन पैदा होती है, उसे पता है कि मैं टाइम टाइम बाउंडेड हूँ यहाँ पे। ठीक है,
और मैंने जाना है एक दिन, मेरे पास हर काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम स्पैन है। अगर मैं ये चीज़ इस टाइम नहीं करूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा या एक दिन खत्म हो जाऊँगा। तो वो लाइफ गुज़ारनी जो है वो है ऑथेंटिक। लेकिन अगर कोई अपनी मर्ज़ी के खिलाफ, अपनी इंटेंशंस के खिलाफ डिसीजंस ले रहा है और लोगों को बस फॉलो कर रहा है, तो फिर जो है वो इनऑथेंटिक लाइफ गुज़ार रहा है। इसमें हम नेक्स्ट जो एक्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफर है सार्टर, उसका हम करेंगे तो वो इस तरह की चीज़ को बोलता है बैड फेथ। वो कहता है कि जो अपनी मर्ज़ी से आप नहीं काम कर रहे ना, आपकी इंटेंशंस कुछ और कह रही हैं, आप फील कुछ और कर रहे हो, लेकिन आप डिसीजन ले रहे हो उसके ऑपोज़िट, अपनी फीलिंग के ऑपोज़िट, क्योंकि वो एक नॉर्म है, वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है सोसाइटी में, तो इसको वो कहता है बैड फेथ। वो भी आप इसमें डाल सकते हो, वो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी तो आप को अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट उसने डायग्नोज किया था ह्यूमन की, वो कहता है कि सोल जो है ना वो डिफरेंट डिजीजेस से सफर कर रही है। वो यहाँ पे पॉइंट्स में लिखे हैं मैंने, कहते हैं वी हैव फॉरगॉटन टू नोटिस दैट वी आर अलाइव। वो कहता है हम जीना भूल गए हैं, हम भूल गए हैं कि हम क्यों जिंदा हैं। हम लोगों को फॉलो करने में और लोगों को खुश करने में इतने मगन हो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि हम खुद क्यों जिंदा है। ठीक है, वो कहता है मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस में हम घुसे हुए हैं, इसके बारे में सोचते जा रहे हैं। तो आपने अपने डिसीजन, ये जो पीछे सारे पॉइंट्स लिखे हैं ना, उसी को आपने यहाँ पे इम्प्रोवाइज करना है, उन्हीं को आपने डालना है कि आपकी एसेंस जो है वो आपने खुद क्रिएट करनी है, आपने मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस से निकलना है, आपने एसेंस अपना क्रिएट करना है। फ्रीडम के ऊपर आपने यहाँ पे लिखने हैं पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं वी आर रनिंग अवे फ्रॉम कन्फ्रंटेशन ऑफ द नथिंग, यानी वो मैंने आपको बताया ना कि द नथिंग आप में एंग्विशनेस क्रिएट करता है। तो वो कहते हैं कि हम भाग जाना चाहते हैं, हम ये सोचना ही नहीं चाहते कि हमारे पास टाइम कम है, हम ये सोचना ही नहीं चाहते कि ये चीज जो आज हमारे पास है ये कल को खत्म हो जानी है, हम ये सोचना ही नहीं चाहते कि हमने एक दिन मर जाना है, हमारी डेथ, हमें लगता है बस हमने तो यहाँ पे हमेशा रहना है, दूसरे लोगों ने बस मरना है। तो अगर हम ये इस चीज को कॉन्फ्रंट कर लें, इससे अगर हम भागे नहीं बल्कि इसको कॉन्फ्रंट करें, तो चीजें भी आसान हो जाएंगी और हम अपने मकसद को भी पा लेंगे जिंदगी के, और हमें पता चलेगा कि हम अलाइव हैं। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, वी हैव फॉरगॉटन दैट ऑल बीइंग इज कनेक्टेड। हाइडेगर कहते हैं कि जितनी भी बीइंग है ना, वो शायद बेशक वो लेडी बग है या वो हम ह्यूमन है, ये सारे के सारे ना आपस में कनेक्टेड हैं। कि हम जब बैठते हैं तन्हाई में, हम सोचते हैं कि मैं ये हूँ, तो जो लेडी बग है वो भी तो एक एग्जिस्टेंस है ना, वो भी तो एक बीइंग है, हम भी एक बीइंग है। तो वो कहते हैं कि ये सारी बीइंग जो है ना आपस में कनेक्टेड है, और जब फिर आप इसको डीपर जाके थिंक करते हो तो फिर आप में जेनरोसिटी का जो है ना वो फीलिंग क्रिएट होती है। अब इसमें भी आपने पहले वो जो केयर वाला मैंने आपको पढ़ाया है उसमें आप उसके सारे पॉइंट्स इसमें डाल सकते हो। उसके बाद है वी हैव फॉरगॉटन टू बी फ्री एंड टू लिव फॉर अवरसेल्फ, यानी हम भूल गए हैं कि हमने अपने लिए जीना है, हमने लोगों को यहाँ पे प्लीज करने के लिए नहीं आए। हमारा काम लोगों को खुश करना नहीं है, हमें अपने अकॉर्डिंग जिंदगी गुजारनी है। हम ये लोगों को राजी करने के लिए ये चीजें भूल गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई स्टूडेंट है, वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, इंजीनियर नहीं बनना चाहता, लेकिन इस सोसाइटी में उसके लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो अपनी मर्जी से नहीं जी सकता, और बाद में उसको, वो अपनी मर्जी से अपना करियर चूज नहीं करता, और बाद में पूरी लाइफ उसको स्ट्रगल करनी फेस करनी पड़ती है। वो कहता है कि राइज अबव लोकल प्रोविंशियलिज्म एंड गेन अ मोरल यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव, यानी हमने एक यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव जो चीजों को लेके होता है ना कि ये नॉर्मल है तो यही करना है, तो हम उसके ऑपोजिट तो सोचते ही नहीं है कि ठीक है ये नॉर्मल है तो उन लोगों के लिए, मेरे लिए ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन हम वो करना भूल गए हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मूव फ्रॉम इनऑथेंटिसिटी टू ऑथेंटिसिटी, यानी अब इसका वो सोल्यूशन बता रहा है कि आप जो है वो इनऑथेंटिसिटी से मूव करो ऑथेंटिसिटी की तरफ। जैसे मैंने पहले बताया कि अपने डिसीजंस को ओन करो, उनको लो, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को खुद फेस करो। लोगों के बताए हुए रास्ते पे जो है ना, वो कहते हैं लकीर का फकीर, वो नहीं बन जाना। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि वी लिव इन द मोड ऑफ दे सेल्फ। अब दे सेल्फ ये लोगों को कहता है, यानी हर वो काम जो आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे और लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हो, और वो जो लोग हैं वो है दे सेल्फ। वो कहता है हम अपनी बीइंग को नहीं जी रहे, हम दे सेल्फ में हैं, हम दे सेल्फ के लिए जी रहे हैं कि वो हमें ये देखना चाहता है ऐसे तो हम ऐसा बन जाए,
वो हमें ये करवाना चाहता है तो हम ये कर लें। तो हम दे सेल्फ वाली लाइफ गुजार रहे हैं, अपने लिए नहीं जी रहे। उसके बाद कहते हैं कि फिर हमें रियलाइज़ होता है एक 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 जगह जाके कि दी नथिंग यानी डेथ या किसी भी चीज़ का ख़त्म हो जाना, ये कोई इंसान भी हमें इस चीज़ से नहीं बचा सकता। ये हमें खुद ही फेस करनी पड़ती है। कोई हमें नहीं आता सेव करने के लिए। ये तो आप अपनी डेली लाइफ़ में भी देखते हो कि जो मुश्किल का वक़्त होता है वो आपने खुद ही फेस करना होता है। खुशियों में तो बड़े दोस्त होते हैं, लेकिन गम और दुःख का वक़्त ऐसा आता है, नाकामियों का वक़्त ऐसा होता है जब आप अकेले और तन्हा रह जाते हो। तो उस वक़्त रियलाइज़ होता है कि हमें किसी ने सेव नहीं करना, ये दी नथिंग जो है इसको हमने खुद फेस करना है। लास्ट पे ये मैंने 2 कोट्स लिखी हैं, आप इसको किसी भी अपने पार्ट ऑफ क्वेश्चन में डाल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।